Hello dear students, welcome to you at NEET Gurukulam educational channel. Dear students, we are from today going to discuss last part of basic of biological classification. हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिक कंसेप्ट के लास्ट सेक्शन पे आ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे लास्ट पार्ट में मेनली किंगडम फंजाई की बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किंगडम फंजाई में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव होगा। इसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आगे हमारी क्लासेस कैसे चलेगी। आपको ये भी समझ में आएगा कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं, या सिर्फ काल कपोल बातें होगी। ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो से पता चलेगा अपने लेवल पर, अपने स्तर से। तो मैं इसे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने का प्रयत्न करूँगा। चलिए, फंजाई क्या होता है? फंजाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फिर अगेन बार बार आ रही है। देखिए, बेसिक कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है, बट मैं फिर भी इनको बार बार डिस्कस कर रहा हूँ ताकि दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए और आपके दिमाग में आए कि किन टर्म्स पर ज़्यादा फोकस करना है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक आपको समझ में आ गया। हेट्रोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक तो सेल्फ न्यूट्रिएंट होता है ना, और ये डिपेंडेंट न्यूट्रिएंट यानी जो दूसरे से अपनी न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है। फिर भी याद कीजिए, एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक, बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अलग अलग। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब वह न्यूट्रिशन, वह ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब वह ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन, अपनी न्यूट्रिएंट्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद से ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है। इट्स शो ग्रेट डाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट टर्म आया डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब आप कह सकते हैं वेरिएशन, विविधता, अंतर, बहुत ज़्यादा। इन मार्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया? मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी। मार्फोलॉजी का मतलब हो गया उसका बॉडी डिजाइन, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बॉडी की एक्सटर्नल बॉडी की फंक्शनिंग, मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट समझ में आ रहा है ना? प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, जहां पर ऑर्गेनिज्म लिव रहता है, सरवाइव करता है। तो कहता है क्या कि फंजाई काफी ज्यादा डाइवर्स, फंजाई में डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। यू हैव सीन फंजाई इन ए मॉइस्ट ब्रेड, है ना, मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स। देखिए कहां से आ रहा फंजाई, कहां, और इसके अक्यूरेंस की बता रहा है। कॉमन मशरूम यू ईट and toadstools, common mushroom and you eat and toadstools are fungi. White spots on mustard leaf, सरसों के पत्तों पर जो सफेद सफेद से दाने दिखते हैं उसको हम लोग फफूंद कहते हैं। वो वास्तव में वो ही एक क्या है? फंजाई ही है। फफूंद ही इसको कहिएगा, हिंदी में फंगस ऐसे कहते हैं। आर ड्यू टू पारासिटिक फंजाई। पारासाइट आ गया टर्म, समझिए। पारासाइट जो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। देखिए पारासाइट और हेट्रोट्रॉफ दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? हेट्रोट्रॉफ तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं और उससे अपना न्यूट्रिएंट बनाते हैं, उसको उसमें डाइजेशन की लंबी प्रोसेस चलेगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? हेट्रोट्रॉपिक का मतलब डाइजेशन की लंबी प्रोसेस चलती है, बट पैरासाइट का मतलब इसमें डाइजेशन की लंबी प्रोसेस नहीं चलती है। ये डायरेक्ट अपने डिजायर्ड न्यूट्रिएंट ले लेता है और बहुत ही शॉर्ट न्यूट्रिएंट उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासाइट में क्या गया? लीच जो हमारे शरीर पे चिपका, वहां से खून डायरेक्ट लिया और खून में जो न्यूट्रिएंट है उसे लिया और रिलीज कर दिया वेस्ट को। वो पैरासाइट हो गया। हमारे बॉडी के अंदर है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, पैरासाइट है। तो वो क्या करता है? थोड़े वो हमारे बॉडी जितना वो उसको प्रोसेस करता है कि फूड को च्यू करेगा,
डाइजेशन माउथ में होगा, फिर कुछ स्टमक में होगा, है ना, फिर कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, फिर उनका एब्जॉर्प्शन होगा, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है। पैरासिटिक का मतलब हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली, सीधे वो न्यूट्रिएंट ले लेता है, सीधे वो न्यूट्रिएंट ले लेता है पैरासिटिक। तो फंजाई क्या है? पैरासिटिक। फंगस के कारण सम यूनिसेलुलर फंजाई यानी मस्टर्ड लीफ पर या व्हाइट स्पॉट दिखते हैं, ये सब क्या है? पैरासिटिक फंजाई है, पैरासिटिक फंजाई है। हाँ, अगले स्टेज में हम इनको नाम याद करने का प्रयास करवाएंगे, अगले स्टेज में हम नाम याद करवाएंगे, बताएंगे कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कैसे रिपीट हो रहा है, ट्रेंड क्या बन रहा है। किसी चीज को बिना ट्रेंड को समझे आप सक्सेस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, बहुत से लोग शेयर में निवेश करते हैं, तो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत से लोग खूब पैसे कमा लेते हैं, और कुछ लोग बेचारे बन जाते हैं क्योंकि उनके पैसे डूब जाते हैं। तो क्यों? जो ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे वही सक्सेस करेंगे। नीट एग्जाम भी ट्रेंड को फॉलो करने वाली एग्जाम है। आपको समझना पड़ेगा कि आप 27 में दे रहे हैं या अभी जो 26 में जो देने वाले बच्चे हैं, वो ट्रेंड को समझिए, ट्रेंड एनालिसिस कीजिए। है तो एनसीईआरटी बुक ही ना, ट्रेंड एनालिसिस कीजिए कि कौन सा टॉपिक आ सकता है। अब ट्रेंड कैसे देखिएगा कि कौन सा टॉपिक 2 साल पे रिपीट हुआ है, 5 साल पे रिपीट हुआ है, 10 साल पे रिपीट हुआ है, 15 साल पे रिपीट हुआ। आज के डेट में 40 साल का, 38 साल, 39 साल का तो PYQ है। सबसे बड़ा हथियार आपका PYQ है, सबसे बड़ा मित्र PYQ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, ट्रेंड देखिए, वो काम हम करेंगे, वो काम हम करेंगे। बट हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। आज के डेट में बहुत से एजुकेटर कहते हैं कि भाई हम मतलब 2 महीने में आपको 360 आउट ऑफ 360 दिला देंगे। तो वो तो मूर्ख है ना जो 2 साल 3 साल पढ़ते हैं। अगर 2 महीने की पढ़ने पर 360 आउट ऑफ 360 आ जाए, 180 आउट ऑफ 180 आ जाए, दावा करने वाले कहे भाई हमको बस फॉलो करो 720 आउट ऑफ 720, तो सबको तो 720 आ जाता। 3 महीने 4 महीने क्या, 3 महीने 4 महीने रगड़ के पढ़ लेंगे। आप बताइए, ला दीजिए। हाँ, बट आएगा, ऐसा नहीं करे कि वो गलत दावा करे, आएगा। किनको आएगा? जिनका सारा बेसिक कंप्लीट है। ये टाइम वही चीज है, ट्रेंड को समझिए। अभी भी अगर पिछड़ रहे हैं, आप मॉक्स लगा रहे हैं, मॉक्स में अगर आपको नंबर कम आ रहे हैं, एक बार ट्रेंड को एनालाइज कीजिए, किसी और को छोड़ दीजिए, कोर ट्रेंड वो छोड़ दीजिए, आप ट्रेंड को एनालाइज कीजिए, उस ट्रेंड को पकड़िए, ध्यान रखिए कि इससे क्वेश्चन आएगा, बस उसको मगअप कर लीजिए बढ़िया से, बाकी को हल्के देखिए बट उस पर ज्यादा फोकस कर दीजिए। तो ट्रेंड एनालिसिस, हम ट्रेंड एनालिसिस अगले सेशन में, अगले इसका जो नेक्स्ट जो सीरीज आने वाला है ना, ये तो बेसिक है, कंसेप्ट का है, ये तो केवल कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बताएंगे कि भाई ये ट्रेंड रहा है, यहाँ से इतने साल पे क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहा है, ताकि आप इसको बढ़िया से पढ़ो और आप उसको नोट कर लीजिएगा। जब फाइनल रिवीजन की बात होगी, केवल उन ट्रेंड्स को पकड़ते हुए आगे निकल जाइएगा। चलिए आगे तो क्या कहते हैं, करेक्ट सम यूनिसेलुलर फंजाई। अब यूनिसेलुलर का मतलब जिनका पूरा बॉडी एक सेल का बना हुआ हो, है ना, यूनिसेलुलर फंजाई। ईस्ट, अब यहां ध्यान रखिएगा, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। यू टू मेक ब्रेड एंड बियर, तो कुछ यूनिसेलुलर फंजाई ब्रेड और बियर बनाने में काम आता है। ये फिर आगे भी हम पढ़ेंगे, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ेंगे। कौन सा ईस्ट है, तो वो सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस है, सर्वेसी है। चलो, अदर फंजाई कॉज डिजीज, तो कह कुछ जो फंजाई हैं वो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कुछ फंजाई प्लांट्स और एनिमल में डिजीज भी पैदा करते हैं। डिजीज यानी जो हमारे कंफर्ट को, हमें कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है, जो हमारी ईज को, हमारी सुविधा को कम कर देता है, जिसके कारण हम परेशान होते हैं, जिनके कारण हमें कष्ट होता है, तकलीफ होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, डिजीज कहलाता है। तो कह रहा कुछ फंजाई यूनिसेलुलर फंजाई जैसे ईस्ट हमारे लिए यूजफुल है, इससे ब्रेड और बियर बनता है। कुछ फंजाई प्लांट्स और एनिमल में डिजीज पैदा करता है, जैसे वीट रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया। वीट रस्ट गेहूं में होने वाला रोग है, वीट रस्ट प्यूसिनिया के कारण होता है। ये एग्जाम्पल है। सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। अब देखिए फंजाई के बारे में क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, इस पॉइंट को समझिए।
फंजाई के बारे में कुछ पॉइंट्स कह रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है। चलिए वही समझते हैं। कह रहा है क्या कि कुछ फंजाई हमारे लिए यूजफुल है, कुछ फंजाई हमारे लिए यूजफुल है, जिसका यूज हम ब्रेड बियर यानी यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। कुछ फंजाई डिजीज पैदा करता है, तो कुछ फंजाई हमें उस डिजीज से लड़ने की दवा देता है। एंटीबायोटिक्स टर्म, एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, वैसा सब्सटेंस जो जर्म को पनपने ना दे, जिसके कारण कोई रोगाणु न पनपे, कोई जर्म न पनपे, क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक। तो कुछ फंजाई क्या हमें देता है? एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक देने वाला फंजाई क्या हो गया? पेनिसिलियम। तो यहां से आपको यहां पर थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा, इसको डिस्कस करेंगे फिर। क्या कर रहा है? कुछ फंजाई डिजीज पैदा करता है, कुछ फंजाई हमारे लिए यूजफुल है, तो कुछ फंजाई एंटीबायोटिक देता है। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या हो गया? ये टर्म समझना है, ये समझना है। कॉस्मोपोलिटन, यत्र तत्र सर्वत्र। कॉस्मोपोलिटन याद रखे, यत्र तत्र सर्वत्र, यहां भी वहां भी, जहां देखो वहां भी। कॉस्मोपोलिटन, हर जगह पाया जाने वाला। एन ऑर्गेनिज्म और अ सब्सटेंस प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉस्मोपोलिटन। तो फंजाई क्या है? कॉस्मोपोलिटन है। आगे कर रहा है ना, ऑकर्स इन वाटर, सॉइल, एनिमल, एयर, हर जगह पाया जाता है। एनिमल पर ही पाया जाता है, प्लांट्स पर ही पाया जाता है। प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। अब कॉस्मोपोलिटन है, बट ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ज्यादा ग्रो करता है। जो जगह गर्म हो, जहां नमी की मात्रा हो। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? डिस्कस करेंगे। इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। वो इसीलिए ताकि उस पर बैड बैक्टीरिया, उस पर फंगस न पड़ जाए, फफूंद न लग जाए, खराब नहीं हो जाए। क्योंकि जैसे ही वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन मिलेगा, अब हमारे जो फूड है, तो फूड तो ऐसे ही उसमें काफी सारा ह्यूमिड है, मॉइस्चर है, नमी है, उसको आप रख दिए, गर्म एनवायरमेंट होगा। जैसे आज के डेट में देखिए, काफी गर्म मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, तो इस मौसम ये उनके लिए फेवरेबल होता है, तो इसमें वो पनप जाएंगे। अब इससे बचने के लिए हम लोग कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। अब इसका एक्सेप्शन है, यानी ईस्ट जो है वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में नहीं पनपेगा उतनी बढ़िया से। ये फिलामेंटस होता है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और फिलामेंट, हाइफे। इनमें हाइफे पाया जाता है। हाइफे क्या है? हाइफे का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। हाइफे क्या है? यही दिया हुआ है। क्या कहता है? लॉन्ग सिलेंडर, लंबी पतली सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागी नुमा रचना, क्या कहलाता है? हाइफे। नेटवर्क ऑफ हाइफे माइसेलियम। सब डिस्कस करेंगे आपके लिए ला रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अगला और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप हमसे ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, जूम पे पढ़िए, यूट्यूब पर भी जो वीडियोज होंगे वो काफ़ी यूजफुल होंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। केवल इतना भी आप समझ लीजिए, इस वीडियो को भी दिमाग में बैठा लीजिए, तो भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। इस केवल ये हमारा जो आज इसका आई थिंक 4th वीडियो है, केवल 4 वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, जो मुश्किल से कितना 3 से 4 घंटे का होगा। हाँ, तो क्या कर रहा है कि जो ईस्ट है, ईस्ट के बॉडी पर
लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं हाइफे। और जो हाइफे का नेटवर्क है, हाइफे का जो नेटवर्क है, हाइफे का नेटवर्क क्या कहलाता है? माइसेलियम। क्या कहलाता है बेटा? माइसेलियम। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कॉल्ड कोनोसिटिक हाइफे। अब कोनोसिटिक हाइफे क्या हो गया? हाइफे दो तरह का होता है, हाइफे दो तरह का होता है। एक हाइफे तो खाली होता है, एक हाइफे होता है, ठीक है। वो क्या करता है? वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए। कुछ हाइफे में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका के अंदर, सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड, तो साइटोप्लाज्म। तो कुछ हाइफे के अंदर अगर फंजाई के ही हाइफे के अंदर क्या है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। यदि हाइफे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है उसको क्या कहेंगे? कोनोसिटिक हाइफे। क्या कहेंगे बेटा? कोनोसिटिक हाइफे। अदर है सेप्टेट और क्रॉस वाल, या कुछ में दीवार होता है, मतलब क्रॉस वाल, सेल वाल पाया जाता है इन दियर हाइफे। अब कई तरह के हो सकते हैं ना। यहीं पर देखिए तीन तरह के हाइफे हुआ। एक तो हाइफे अंदर से खाली हो गया, वो कंटिन्यूअस रहा। एक हाइफे क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है। और एक हाइफे है उसमें क्रॉस सेल वॉल पाया जाएगा। अब कह रहा है इसकी जो सेल वॉल है ये किस चीज का बना हुआ है? तो ये काइटिन और पॉलीसेक्राइड का बना है। फंजाई का जो सेल वॉल होता है, खासकर ईस्ट के सेल वॉल की बात हो रही है, सेल ऑफ सम फंजाई, फंजाई का, कुछ फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, पॉलीसेक्राइड का बना होता है। क्या? काइटिन और पॉलीसेक्राइड का बना होता है। पॉलीसेक्राइड का मतलब हो गया पॉली मतलब मल्टीपल, मेनी, सेक्राइड शुगर मॉलिक्यूल या सुक्रोज मॉलिक्यूल। अगर कई सुक्रोज मॉलिक्यूल्स एक साथ मिल जाते हैं, उनका जो कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ये तो पता आ गया, बार बात आ रही है हेट्रोट्रॉफिक की। एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करते हैं? कुछ हाइफे जिसको सड़ाते गलाते हैं, वो सबस्ट्रेट से, डेड सबस्ट्रेट से, मरे हुए पदार्थों से, चाहे वो डीड एनिमल हो, डीड प्लांट पार्ट्स हो, उनसे ये क्या करते हैं? सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाता है? सेप्रोफाइट। बात किया था ना, सेप्रोफाइट क्या था? सेप्रोफाइट जो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर लेते हैं। आगे ना बात कर दिया ना कि कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनके हाइफे में, जो क्या करते हैं कि जो डिकेइंग सब्सटेंस है, सड़ गल रहा है, उससे ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इनको क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट। एंड दो दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट। अब एक चीज और यहां ध्यान रखिएगा, पैरासाइट और सेप्रोफाइट को यहां पर बिल्कुल आसानी समझ लीजिए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड यानी मरे हुए ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट लेता है, मर गया, उनसे अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है, तब तो वो हो गया सेप्रोफाइट। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म जीवित अलाइव ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है तो वो पैरासाइट हो गया। तो पैरासाइट और सेप्रोफाइट में केवल इतना डिफरेंस याद रखो आप, क्या कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले रहा है, अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है, तब तो वो हो गया सेप्रोफाइट। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म जीवित अलाइव ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है, जिंदा है, उससे ले रहा है,
तो वो हो गया राइट पैरासाइट। तो फंजाई पैरासाइट भी हो सकता है, सेप्रोफाइट भी हो सकता है, आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन भी ले सकता है। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बियंट। अब सिम्बियोसिस का मतलब हो गया क्या, मिले जब मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, है ना। मतलब आपको भी बेनिफिट हुआ और हमें भी बेनिफिट हो रहा है, आपको भी बेनिफिट है और हमें भी बेनिफिट हो रहा है, तो वो कर रहा है सिम्बियोसिस। जैसे 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 बफलो और क्रो, भैंस के पीठ पर देखिएगा कौवा, भैंस के पीठ पर कौवा बैठा रहता है। कौवा क्या करता है, उनके बॉडी पर जो चमोकन रहता है ना, वो उसको खा लेता है, तो भैंस को उससे अपना भोजन मिल गया, फूड मिल गया, और कौवे को अपना भोजन मिल गया, और भैंस को क्या मिल गया, उस चमोकन से मुक्ति। पैरासाइट है ना वो पैरासाइट है ना, भैंस की पीठ पर जो चमोकन होता है वो पैरासाइट है, तो पैरासाइट है, तो उससे क्या हो गया, कौवा को भोजन मिल गया और भैंस को उससे मुक्ति मिल गया। तो ऐसा रिलेशन क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस। दोनों को बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशन, दोनों को लाभ हो, किसी को हानि नहीं हो, किसी को हानि नहीं। पैरासाइट में क्या हो गया, एक को लाभ एक को हानि। पैरासाइट में क्या हो गया, एक को लाभ एक को हानि, पैरासाइट में एक को लाभ एक को हानि। ठीक है। अच्छा, जबकि सिम्बियंट में दोनों को लाभ। इन एसोसिएशन में एल्गी एज लाइकेन, अब लाइकेन का एग्जांपल ले रहा है, विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स माइकोरिजा। अब माइकोरिजा हायर प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में पाया जाता है, हायर प्लांट्स के रूट के नोड्यूल्स में पाया जाता है, जैसे राइजोबियम हो गया, माइकोरिजा हो गया, इसमें राइजोबियम है। अब ये राइजोबियम क्या करेगा, राइजोबियम को ये जो रूट का जो नोड्यूल्स है, रूट का नोड्यूल्स क्या देगा, शेल्टर दे देगा, तो इसको ये शेल्टर मिल गया। साथ ही साथ इसको लैब दे देता है जहां ये अपना केमिकल रिएक्शन कर सकता है। उसके बदले में राइजोबियम क्या करेगा, राइजोबियम की बात कर रहा हूं, राइजोबियम और लेग्यूम रूट नोड्यूल्स की बात हो रही है, नोड्यूल। इन दोनों में सिम्बियोटिक रिलेशन कैसा है, तो लेग्यूम का जो रूट नोड्यूल है ये राइजोबियम को शेल्टर देगा, उसके बदले में राइजोबियम क्या करेगा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट प्रोवाइड कराएगा, यानी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा। तो दोनों को बेनिफिट हो गया, राइजोबियम को रहने के लिए जगह मिल गया, लेग्यूम प्लांट को नाइट्रेट या नाइट्राइट मिल गया। तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, सिम्बियोसिस। माइकोरिजा। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाई वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मीन्स मतलब वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट के दो पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जिसको हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में, फूड के रूप में खा सकते हैं, दैट इज वेजिटेटिव पार्ट। तो एक तो वो पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, तो वो हो गया वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेबल्स के रूप में। नॉन वेजिटेटिव पार्ट जिसको हम नहीं खा सकते, अब उसी में आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। तो कह रहा है वेजिटेटिव मीन्स होता है, यानी अगर वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। अब ये क्या हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि बॉडी एक्सीडेंटली भी फ्रैगमेंट टूट गया, और जितने भाग में टूटा वो सारा का सारा वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसको कह देंगे फ्रैगमेंटेशन। दूसरा कहता है फीजन मतलब ऑर्गेनिज्म का बॉडी का साइज बढ़ेगा, जितने ऑर्गेनिज्म है उनकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार होगी। क्या तैयार होगी, डुप्लीकेट कॉपी तैयार होगी, और डुप्लीकेट कॉपी तैयार होने के बाद क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, फीजन। बडिंग का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर एक पहले उभार आएगा
और यही ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बडिंग। बड बनेगा, बड मतलब कली के रूप में बनेगा। तो कली कैसे निकलता है? कली कैसे निकलता है? पहले छोटा 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 सा निकलता है, फिर वो बड़ा जाता है, बड़ा होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बडिंग का भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि उनका बॉडी है, बॉडी के ऊपर छोटा सा उभार है, वो बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा होकर पूरा ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। स्पोर्स का मतलब क्या हो गया? स्पोर क्या हो गया? बड और स्पोर में क्या अंतर है? बड और स्पोर में क्या अंतर है? बड और स्पोर में क्या अंतर है? बताइए, बड और स्पोर में क्या अंतर है? फटाफट फटाफट बोलिए, बड और स्पोर। तो देखिए, स्पोर का मतलब हो गया बॉडी के बाहर चारों तरफ पहले एक सिस्ट बनेगा और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा, इसमें भी फ्यूजन होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे सिस्ट। क्या कहेंगे? सिस्ट। तो अगर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर सिस्ट बन रहा है और उसके अंदर फ्यूजन हो रहा है, मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्पोर फॉर्मेशन। और फंजाई के स्पोर को क्या कहेंगे हम लोग? फंजाई के स्पोर को क्या कहेंगे हम लोग? स्पोर ऑफ फंजाई इज कॉल्ड कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? स्पोर्स ऑफ फंजाई और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospore। oospore मतलब ओवम बना, ओवम बना। एस्कोस्पोर और बैसिडियोस्पोर। oospore, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर के द्वारा ये न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज, जिसमें स्पोर्स बनते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में, तो फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। बेसिक स्टेप्स हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल और नॉन मोटाइल, प्लाज्मोगेमी। क्या आ गया बेटा? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इतना ही याद रखिएगा। अगर दो ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, मिलता है, दो ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिलता है, फ्यूज होता है, तो इस तरह से जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है इसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मोगेमी। बट दूसरा होता है प्लाज्मोगेमी के बाद आ गया कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब क्या हो गया? दो और न्यूक्लियाई ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियाई आपस में मिले और वहां से नए ऑर्गेनिज्म बना, तो कैरियोगेमी। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, अगर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, प्रोटोप्लाज्म आपस में मिलते हैं, तब तो वो हो गया प्लाज्मोगेमी। लेकिन अगर दो ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो वो हो गया कैरियोगेमी। क्या हो गया बेटा? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी। उसके बाद कहता है मियोसिस। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अब माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे। तो मियोसिस होता है यानी 2n, दो पार्ट में बनता है, तो जाइगोट में मियोसिस हुआ और मियोसिस होने के कारण हैप्लॉइड स्पोर बना, है ना? यानी उसके क्या हो रहा है? जाइगोट का मियोसिस हुआ और मियोसिस के कारण हैप्लॉइड स्पोर बना। हैप्लॉइड स्पोर बना यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं। मियोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं। जैसे 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 हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। तो हमारे बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का, मैमल्स का जो रिप्रोडक्टिव सेल हुआ, रिप्रोडक्टिव सेल मीन्स क्या हुआ? आप ओवम कह लीजिए या स्पर्म कह लीजिए, यही ना रिप्रोडक्टिव सेल है।
इनमें कितने हैं? यहाँ 23 पेयर हो तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स होता है। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वैसा सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं, क्या कहलाता है? मियोसिस। तो 3 तरह का रिप्रोडक्शन हुआ। पहला क्या होगा कि चाहे मोटाइल हो या नॉन मोटाइल, दो गैमेट का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिला और उसे नया ऑर्गेनिज्म बना, तो वो हो गया प्लाज्मोगेमी। अगर 2 ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियाई आपस में मिला और वहां से नया ऑर्गेनिज्म बना, तो वो हो गया कैरियोगैमी। और अगर 2 जाइगोट आपस में मिला और वहां से रिप्रोडक्शन होता है, क्या कहेगा? हैप्लॉइड स्पोर। व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या होता है? 2 हैप्लॉइड हाइफे या कॉम्पेटिबल मेटिंग टाइप, दो हैप्लॉइड हाइफे आपस में आते हैं और वो क्या होते हैं? फ्यूजअप होते हैं, मिलते हैं। In some fungi, fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid cell। कुछ में तो इमीडिएटली होता है, जैसे फ्यूजन हुआ, जैसे हैप्लॉइड फंजाई। हैप्लॉइड का मतलब जिसमें n क्रोमोसोम हो, है ना। तो यदि 2 हैप्लॉइड सेल मिला तो वहां से इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल बना। हाउएवर इन अदर एस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडियोमाइसेट, इसमें एस्कोमाइसेट और बेसिडियोमाइसेट में डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगा। डाइकैरियोटिक स्टेज मतलब 2 न्यूक्लियाई बनेगा, 2 न्यूक्लियाई बना। डाइकैरियोटिक स्टेज का मतलब 2 न्यूक्लियाई बना। इसमें भी एन सेल है और इसमें भी एन सेल है। ये रहा, ये एक सेल में पाया जाएगा। एक सेल में सेल है, सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई बन गया, एन सेल वाले। और फिर इसको हम लोग कहते हैं डाइकैरियोन। अगर किसी सेल में फंजाई में खासकर, अगर किसी सेल में 2 न्यूक्लियाई हो और दोनों अलग अलग न्यूक्लियाई में एन सेल हो, तो इसको हम लोग कहेंगे डाइकैरियोन। ऐसा सेल क्या कहलाएगा? डाइकैरियोन। क्या कहलाएगा बेटा? डाइकैरियोन। डाइकैरियोन मीन्स क्या हो गया? डाइकैरियोन मीन्स क्या हो गया? वैसा सेल न्यूक्लियाई जिनमें एन क्रोमोसोम्स हो, और इस फेज को कहते हैं डाइकैरियोने फेज। क्या कहते हैं? डाइकैरियोफेज। अब ये डाइकैरियोफेज टेक्निकल टर्म आ गया। तो डाइकैरियोफेज का मतलब क्या हो गया? फंजाई का वैसा स्टेज, फंजाई के रिप्रोडक्शन का वैसा स्टेज जिसमें 2 न्यूक्लियाई हो और दोनों न्यूक्लियाई में एन क्रोमोसोम्स हो। यह स्टेज क्या कहलाएगा? डाइकैरियोफेज। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉइड। अब इसके बाद अब क्या होगा? इसको एकदम डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छी तरह समझेंगे। इसको तो ऐसा समझा देंगे ना नेक्स्ट स्टेज में, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक वाला है, तो उसको देखेगा वो, उसमें और आपको मजा आएगा। उसमें हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे ये डाइकैरियो फेज क्या होता है, डाइकैरियोसिस कैसे होता है ना, क्रिप्टोगेमी क्या होता है, ये सब हम समझेंगे। तो इसमें क्या कहता है? डाइकैरियोफेज हो गया, डाइकैरियोटिक स्टेज आ गया, इसमें डाइकैरियोन्स बना। डाइकैरियोन का बनने का फेज क्या कहलाएगा? डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज क्या हो गया? डाइकैरियोन बनने का फेज। डाइकैरियोनिक फेज का मतलब कि 2 न्यूक्लियाई हो, यानी 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में मिले और दोनों का न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा? डाइकैरियोफेज। अब डाइकैरियोफेज के बाद वो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के एक न्यूक्लियस बना देंगे, तो उसको कह देंगे क्या? डिप्लॉइड न्यूक्लियाई।
ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई था, अब वो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेगा। तो दोनों फ्यूजअप होगा और दोनों फ्यूजअप होकर क्या बना देगा, क्या बना देगा बेटा, डिप्लॉइड बना देगा। फंजाई, द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज in which reduction division occur leading to the formation of haploid spore। कह रहा है क्या, पहले फंजाई क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, और फ्रूटिंग बॉडी में रिडक्शनल डिवीजन होगा, यानी क्या हो जाएगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के कारण में हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। हैप्लॉइड स्पोर फिर फ्यूजअप होगा, डाइकैरियोटिक स्टेज में आएगा। डाइकैरियोटिक स्टेज में आने के बाद फिर उसमें डाइकैरियोफेज फंगस बनेगा और फिर वो डिप्लॉइड बन जाएगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी फ्रॉम बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अब कह रहा है फंजाई के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या क्या लेंगे, बेसिस क्या होता है, तो पहला माइसेलियम का मॉर्फोलॉजी, माइसेलियम कैसा है, किस सब्सटेंस का बना है। फिर स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, उसमें डाइकाइनेसिस होता है, डाइकैरियोटिक स्टेज आता है, नहीं आता है। फ्रूटिंग बॉडी कैसा है, तो ये सब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात आती है। अब आता है फाइकोमाइसेट्स की बात करेंगे। फाइकोमाइसेट्स फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड डिकेइंग वुड। पहला फाइकोमाइसेट्स अक्रेंस कहाँ मिलेगा बेटा, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेगा, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेगा या डिकेइंग वुड पर मिलेगा। आप देखे होंगे जो कोई भी सड़ता है जो फंगस बनता है, फंजाई खाते नहीं है, मशरूम के नाम से जिसको कहते हैं, गोबर छत्ता कहते हैं जिसको, यही ना है वो, ये काफी सारे स्पोर्ट्स हैं, देखिएगा। तो कह रहा है क्या कि मॉइस्ट प्लेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, या फिर प्लांट पर ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में भी मिलता है, प्लांट पर ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में मिलता है। द माइसेलियम इज एसेप्टेड, यानी उसमें सेप्टा नहीं पाया जाता है, एक साथ मिला होता है, एंड कोनसाइटिक, एसेप्टेड और कोनसाइटिक होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर, अगर मोटाइल है तो जूस्पोर और नॉन मोटाइल है तो वैसा स्पोर जो मोटाइल हो वो जूस्पोर, और वैसा स्पोर जो मोटाइल नहीं हो क्या कहलाएगा, अप्लांटोस्पोर, दैट आर इंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम में बनेगा। ए जाइगोस्पोर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, अगर दो गैमेट्स आपस में फ्यूजअप हुआ मिला तो क्या बनाया, जाइगोस्पोर, जो कि अब ये दो तरह के हो सकते हैं, जाइगोस्पोर क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स स्पोर, दो गैमेट स्पोर आपस में फ्यूजअप हुआ तो इनसे जो बना स्पोर सो क्या देंगे, जाइगोस्पोर। अब ये जाइगोस्पोर दो तरह का होता है, एक आइसोगैमस, यदि ये स्पोर सेम साइज के हों तो हो गया आइसोगैमस, और अगर स्पोर का साइज अलग अलग हो, एक छोटा हो और एक बड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा, एनिसोगैमस। अब स्पोर्स के एग्जांपल फंजाई म्यूकर, क्या हो गया, म्यूकर, राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड पर बनता है, अल्बुगो पैरासिटिक फंजाई और मस्टर्ड। अब उसके बाद होता है बेसिडियोमाइसेट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स, देख लीजिए, मशरूम ब्रैकेट फंजाई हो गया, मशरूम हो गया, ये पफ बॉल्स हैं, ये सब ग्रो इन सॉइल एंड लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स। देख रहे हैं ना, ये कहाँ ग्रो किया है, देखिए ये कहाँ है, ट्री स्टम्प पर, पेड़ पर है। ये कहाँ ग्रो कर रहा है,
डिकेइंग प्लांट्स पर। ये कहाँ ग्रो कर रहा है? सॉइल में। तो कह रहा है क्या कि ये सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, लॉग्स पर भी ग्रो कर सकते हैं, ट्री स्टैम्प पर भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब पेड़ के तनों के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट के रूप में, जैसे रस्ट एंड स्मूथ्स। रस्ट एंड स्मूथ्स क्या है? पारासिटिक बेसिडियोमाइसेट्स हैं। पारासिटिक बेसिडियोमाइसेट्स का एग्जांपल क्या हो गया बेटा? रस्ट एंड स्मूथ्स। ये दो पारासिटिक बेसिडियोमाइसेट्स हैं। माइसेलियम इन ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, सेप्टा बना हुआ अलग अलग है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट ये अलग अलग हो रखा है। सेप्टेट द सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और वो भी किससे? रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी, इसमें प्लाज्मोगेमी होता है, यानी दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप, दो अलग अलग जीनोटाइप के सोमेटिक सेल आपस में मिलकर प्लाज्मोगेमी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बनाते हैं, यानी प्लाज्मोगेमी होता है। प्लाज्मोगेमी क्या है? याद कीजिए प्लाज्मोगेमी क्या था? फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा ऑफ टू डिफरेंट सेल, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, दो अलग अलग सेल्स के प्लाज्मा का फ्यूजन होना, मिलना आपस में, क्या कहलाएगा? प्लाज्मोगेमी। अच्छा, तो प्लाज्मोगेमी के द्वारा रिप्रोडक्शन होता किसमें? बेसिडियोमाइसेट्स में। अब इसको फिर से हम समझेंगे, सेकंड ऑर्डर में। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक स्टेज मतलब क्या हुआ था? क्या समझे थे? डाइकैरियोटिक में क्या समझे थे हम? कि वैसा स्टेज लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसमें दो न्यूक्लियाई, यानी कहिए मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, सेल के अंदर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, क्या कहलाएगा? डाइकैरियोटिक स्टेज, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। बेसिडियम क्या बनाता है? कैसे बनता है? कि जब दो सोमैटिक सेल का डाइकैरियोनिसिस होता है तो बेसिडियम बनता है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम, और इनमें बेसिडियोमाइसेट्स जैसे एग्जांपल भी समझ लीजिए, एगेरिकस यानी मशरूम। अब आपसे ये पूछ सकता है ना, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि भाई ऐसा है कि एगेरिकस में कैरियोगेमी कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? बेसिडियम में, या ये क्या बनाता है? बेसिडियोस्पोर। अब इसे पूछ सकता है बेसिडियोस्पोर, एकदम ध्यान रखिएगा कि बेसिडियोस्पोर क्या होता है? वैसा स्पोर, शीर्ष से घिरा हुआ वैसा स्ट्रक्चर, वैसा स्पोर जिसमें कैरियोगेमी और मियोसिस होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि वेयर और व्हाट हैपेंस ड्यू टू कैरियोगेमी और मियोसिस ऑफ एगेरिकस और मशरूम। तो मशरूम में कैरियोगेमी और मियोसिस के कारण क्या बनता है? बेसिडियोस्पोर बनता है। कहाँ होता है? बेसिडियम में होता है। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, और ये बेसिडियम पर बनता है बेसिडियोस्पोर। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है?
क्या क्या ध्यान, क्या समझिए, क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे। पहले बैसिडियम क्या हुआ, बैसिडियम क्या हुआ कि जब दो सोमैटिक सेल, अलग अलग जीनोटाइप के दो सोमैटिक सेल आपस में मिले, तो मिलकर जिस स्ट्रक्चर की रचना किए, क्या कहलाया वो, बैसिडियम। क्या कहलाया, बैसिडियम। अब बैसिडियम से जो स्ट्रक्चर बनेगा, बैसिडियोस्पोर। और बैसिडियोस्पोर फ्रूटिंग बॉडीज के रूप में, फ्रूटिंग बॉडीज में रहेगा, जिस फ्रूटिंग बॉडी में रहेगा क्या कहेंगे, बैसिडियोकार्प। कॉमन मेंबर एगेरिकस यानी मशरूम, इसका एग्जाम्पल है अस्टिलेगो स्मट एंड प्यूनिसिया रस्ट फंगस। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, बैसिडियोमाइसेट्स के। चलिए एक क्लास अभी और करेंगे इसको। ड्यूटेरियोमाइसेट्स, इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। ड्यूटेरियोमाइसेट्स इम्परफेक्ट फंजाई, क्या हो गया, इम्परफेक्ट फंजाई। क्या है बेटा, इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज ओनली asexual or vegetative phases of this fungi are known. ड्यूटेरियोमाइसेट्स को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका केवल वेजिटेटिव फेज के बारे में पता चला है। When sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is also possible that asexual and vegetative stages have been given one name or placed under deuteriomycete. Possibility क्या बतलाता है, क्या कह रहा है कि अगर इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो इनको ड्यूटेरियोमाइसेट्स में रखें, और अगर इसमें सेक्सुअल स्टेज हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, तो इसको किसी और क्लास में रख दिए। इस कारण हम कह सकते हैं ड्यूटेरियोमाइसेट्स को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कर दिए। नहीं समझे। पॉसिबिलिटी बताते हैं कि ड्यूटेरियोमाइसेट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई अलग फंजाई बन जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो अलग फंजाई बन जाता है। सेक्सुअल से अलग हो गया और असेक्सुअल से अलग, और इसके कारण हम अभी तक उनको अलग अलग ग्रुप में रख रहे हैं। इसीलिए कह देंगे ड्यूटेरियोमाइसेट्स में केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले फंजाई ही हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले फंजाई को क्लासिफाई नहीं कर पाए। Later linkages were established and fungi were correctly identified and moved to deuteromycetes. One perfect stage of members of deuteromycetes were discovered. They were often moved to ascomycetes and basidiomycetes. अब यहाँ पर यही दो भाई हैं, केवल दोनों का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक ही ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग है। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था तो बैसिडियोमाइसेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो एस्कोमाइसेट। वही करें ड्यूटेरियोमाइसेट्स को दो भाग में बांट दिए, बैसिडियोमाइसेट्स और एस्कोमाइसेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो एस्कोमाइसेट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो बैसिडियोमाइसेट। ड्यूटेरियोमाइसेट्स रिप्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। कोनिडिया क्या है, असेक्सुअल स्पोर मीन्स विदाउट फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो असेक्सुअल स्पोर्स से जो रिप्रोड्यूस हो रहा ड्यूटेरियोमाइसेट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जिसको कहते हैं कोनिडिया। माइसेलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, और इसका जो माइसेलिया सेप्टेट अलग अलग होता है, ब्रांच होता है। सब मेंबर्स आर saprophytes or parasites, where large number of them are decomposer. अब कहता है कि जो ड्यूटेरियोमाइसेट्स हैं, इनमें से कुछ तो सेप्रोफाइट हैं बेटा, कुछ पैरासाइट हैं बेटा जी, और कुछ डिकम्पोजर है। यानी किस फंजाई
कौन सा फंजाई, किस ग्रुप का फंजाई, सेप्रोफाइट भी है, पैरासाइट भी है, डीकंपोजर भी है। इसका आंसर हो गया बेसिडियोमाइसेट्स। क्या हो गया? बेसिडियोमाइसेट्स। और ये मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये 3 फंजाई कौन कौन? अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये क्या है? किसके एग्जाम्पल है बेटा जी? ये एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसेट्स के, बेसिडियोमाइसेट्स के। और ये मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। अब अगर आपसे नीट में पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, और एग्जाम्पल इनमें से दिया, अल्टरनेरिया में आ गया, तो आप ये मत कहिएगा कि मैंने नहीं देखा। बार बार मैं कह रहा हूं क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए बन जाता है और हमें बाहर डिफिकल्ट इसलिए लगता है, क्रैक करने प्रॉब्लम इसलिए लगता है कि हम एनसीईआरटी के हर एक लाइन को बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अल्टरनेरिया आ गया और ये ट्राइकोडर्मा है। अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट यानी आज के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे प्लांटी की बात करेंगे, जो हमारा लास्ट सेक्शन होगा। इसके बाद हम देंगे एनसीईआरटी का बुक पर आएंगे। एनसीईआरटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन बी विद अस। थैंक फॉर वॉचिंग।